डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा केमिकल यदि रिएक्शन करता है तो कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले हम देख लें, अभी हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब आपको यहाँ पता लगाना है कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते कौन कौन हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं 1A यानी अल्कली मेटल्स के एंड 2A यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। इसमें कौन आ गया, एक तो हाइड्रोजन तो खुद ही है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिविडियम, सीजियम और कौन सा फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है। इसमें कौन आ गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और कौन सा, रेडियम। तो आप देखिए इन ये सब जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 1A का हो गया तो इसको हम अल्कली मेटल्स कहेंगे, इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे। और इन ये अल्कली मेटल्स में जो फर्स्ट मेंबर है ये हाइड्रोजन खुद ही है, लेकिन ये नॉन मेटल है। और ये बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हाईली रिएक्टिव यानी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। और इन सब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो ये सब मेटल है तो मेटल का हाइड्राइड बनाएगा। जैसे ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, जब कभी भी कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, जब कभी भी कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है क्या, मेटल हाइड्राइड बनाता है। अब आप देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होते हैं। और इसमें से देखिए ये है कौन सा, सोडियम अल्कली मेटल्स है, कैल्शियम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये काफ़ी क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। और ये मेटल है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटल का हाइड्राइड। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ये सोडियम का वैलेंसी 1 और हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1, तो दोनों को हम नीचे 1 एक दूसरे को लिख भी देंगे, तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो चलिए ये छोड़ दीजिए, सोडियम हाइड्राइड हो गया। कैल्शियम मेटल है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, बनाएगा कैल्शियम का हाइड्राइड। तो कैल्शियम का हाइड्राइड आप यहाँ देख रहे हैं, यह कैल्शियम का हाइड्राइड। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है तो ये हाइड्रोजन के नीचे लिख दिया गया है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है तो इसके नीचे तो हम 1 को नहीं लिखते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा कि जब हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का हाइड्राइड बनाएगा। और जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स होते कौन है, अल्कली मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और EMF सीरीज में जैसे लिथियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब क्या है आपका, ये सब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है जो कि हाइड्रोजन से क्या है, एवब है। और ये सभी यदि रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो बनाते हैं मेटल का हाइड्राइड, जैसा कि आपने अभी देखा। सेकंड इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये हाइड्रोजन यदि रिएक्शन करता हो हैलोजन के साथ, हैलोजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के थ्रू। और हैलोजन में आता कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सब आता है आपको किस चीज़ में, हैलोजन में आता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स से। एक्चुअली हैलोजन नेचर में एग्जिस्ट करता है X2 के फॉर्म में। आप फ्लोरीन नहीं देखिएगा, F2 देखिएगा। क्लोरीन Cl के फॉर्म में नहीं, Cl2 के फॉर्म में। ब्रोमीन Br2 लिक्विड के फॉर्म में होता है। आयोडीन I2 के फॉर्म में होगा। ये तो रेडियो एक्टिव चला जाएगा। तो जब कभी भी हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये एसिड हैलाइड बनाता है, HX। जैसे आप हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ X2 के जगह पे Cl2 ले लीजिए, देखिए क्या बनाएगा, HCl। यदि आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन के लिए आगे 2 करिएगा, 2 क्लोरीन के लिए आप यहाँ 2 करना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये क्या हो गया, एक तरीके का ये एसिड है, हैलोजन एसिड इसे हम कहेंगे। अब बारी बारी से पुट करिए, हाइड्रोजन प्लस F2HF, हाइड्रोजन प्लस Cl2 HCl, हाइड्रोजन प्लस Br2 HBr, हाइड्रोजन प्लस I2 HI। सबों के आगे 2 कोएफिशिएंट हम पुट करेंगे क्योंकि हमें बैलेंस करना होगा किस चीज़ को, हैलोजन एसिड्स को। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन, फ्लोरीन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तब इसके लिए रिएक्टिविटी यहाँ हमने लिखा है।
तो हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव करने वाला जो हैलोजन होगा वो बहुत तेज़ी से करेगा फ्लोरीन के साथ, तब क्लोरीन के साथ, तब ब्रोमीन के साथ, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी रेट होगा विद द हाइड्रोजन वो होगा किसका, आयोडीन का। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आप ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा, आयोडीन। अब नेक्स्ट हम पॉइंट तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर एक तरीके का क्या है, नॉन मेटल है, और सल्फर आपको मिलता है कहाँ, सल्फर मिलेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली वाले में मिलेगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो जब कभी भी हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो H2S बनाएगा। हाइड्रोजन आपके पास होता और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता तो क्या बनाता, आपको H2O बनाता, खुद लिक्विड बना लेता। तो आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ ये जो सल्फर है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन का सल्फाइड बनाया। नाइट्रोजन काफ़ी कम रिएक्टिव कंपाउंड है, नेचर में एग्जिस्ट करता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, और ये हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो नॉर्मली ये रिएक्शन ऐसे नहीं करेगा जब तक कि इसको हम कुछ कंडीशन नहीं देंगे। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कभी भी रिएक्शन करेगा तो एक सिंपल सा कंपाउंड अमोनिया तो बनाता है, लेकिन अमोनिया का बनाना इतना आसान काम नहीं है। आपको अमोनिया के फॉर्मेशन करने के लिए 683 केल्विन आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा, और यहाँ जो कैटलिस्ट का काम करेगा वो कौन सा, आयरन, और इसके सपोर्टर हो गए कौन सा, मोलिडेनम। और अमोनिया के फॉर्मेशन को हेबर प्रोसेस भी कहा जाता है कि हेबर प्रोसेस के जरिए अमोनिया का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और किस रेशियो में, 1:3 के रेशियो में नाइट्रोजन होना चाहिए 1 और हाइड्रोजन होना चाहिए 3। तो 1:3 के रेशियो में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करता है तब बनाता है आपको कौन, अमोनिया। अमोनिया जिस प्रोसेस से, जिस मेथड से हम लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन करते हैं वो कहलाता है आपको कौन सा प्रोसेस, हेबर प्रोसेस। और ये VVI है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि हेबर प्रोसेस के जरिए हम किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, तो हेबर प्रोसेस के जरिए हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो 683 हम केल्विन टेम्परेचर देते हैं, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको देना पड़ता है, और यहाँ जो कैटलिस्ट यूज होगा वो है आयरन, और उसको सपोर्ट करने वाला कौन होगा, मोलिडेनम। इतना, ये सारा का सारा आपके पास एक क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन रिएक्शन किया नाइट्रोजन के साथ तो क्या बनाया, अमोनिया। नेम ऑफ द प्रोसेस इज द हेबर प्रोसेस। कंडीशन 683 केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड हेयर कैटलिस्ट इज द आयरन, एंड सपोर्टर ऑफ द कैटलिस्ट इज मोलिडेनम। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। देखिए, जब ये क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तब ये बनाता है क्या, कॉपर बनाता है और H2O। एक तरीके से क्या कहिएगा, हाइड्रोजन जब किसी के साथ ऐड हो जाए, जैसे ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऐड हो जाएगा कौन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का हटना इस कॉपर के साथ, तो यहाँ इसका क्या एक प्रोसेस हो गया, कौन सा, रिडक्शन। और रिडक्शन जब कभी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ हो तो मेटल का फॉर्मेशन होता है, प्योर मेटल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस पे आप नज़र बना करके रखिएगा। देखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। आफ्टर रिडक्शन देन इट फॉर्म कॉपर मेटल एंड H2O। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चले, आगे बढ़ जाएं। आपके पास है कौन, हाइड्रोजन, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। हाइड्रोजन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ रहे हैं किसके, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में सिंगल कार्बन एटम होता है, सिंगल ऑक्सीजन है। तो सिंगल कार्बन और सिंगल ऑक्सीजन वाले कंपाउंड से जैसे ही हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया तो एक सिंगल कार्बन एटम का ये अल्कोहल बनाया, और सिंगल कार्बन का ये जो अल्कोहल है इसको हम बोलेंगे क्या, मिथेनॉल बोलते हैं, मिथेनॉल। और ये पॉइजनस होता है, इसको ड्रिंक करना काफ़ी खतरनाक होता है।
क्योंकि जहरीली शराब जिसको आप जानते हैं यही होता है, मिथेनॉल होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, जहरीली शराब। और इसे पीने से होगा सबसे पहले क्या, कि सबसे पहले आदमी अंधा हो जाता है, उसके बाद ये काफ़ी फेटल होता है और डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इतना आसान तरीके से हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है। यहाँ इसको सपोर्ट करने वाला जिंक ऑक्साइड होगा, किसके साथ, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ। और आपको 373 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। 373 केल्विन टेम्परेचर का मतलब होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब आ जाइए, जब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा किसके साथ, 7th नंबर पे C2H2 के साथ। तो C2H2 का मतलब हो गया, ये है आपके पास इथाइन। इथाइन कैसे कहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों कार्बन के साथ सिंगल सिंगल हाइड्रोजन है। तो जब दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो होता है बाई एनी, और 2 कार्बन एटम है तो आप यहाँ लिखिएगा इथ। तो ये कंपाउंड हो गया कौन सा, इथाइन। इथाइन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो बनाएगा आपको क्या, ये बना देगा अल्केन। क्लियर। अल्केन, क्योंकि इसके जितने भी जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजिनेशन हुआ, यानी हाइड्रोजन ऐड कर गया किसके साथ, किसके जगह पे, पाई बॉन्ड के जगह पे, और फॉर्मेशन किया किस चीज़ का, अल्केन का। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दोनों कार्बन एटम्स के पास 3 हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन 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 और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ कितना हो गया, 2, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, 6। 2 कार्बन एटम है तो आप बोलिएगा इथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। तो जब इथाइन के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होगा और बनाएगा क्या, अल्केन यानी इथेन। अब आप यहाँ देखिए C2H4, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इन दोनों के हाइड्रोजन, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। अब देख रहे हैं कि 2 कार्बन एटम के बीच में जब डबल बॉन्ड है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, एक्चुअली ये 2 कार्बन एटम है तो ए था, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड तो इथीन। इथीन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में, या पैलेडियम के प्रेजेंस में, या प्लेटिनम के प्रेजेंस में। ये सब क्या है, इन सबों के पास फ्री वैलेंसी जो होता है, निकेल के पास, पैलेडियम के पास, प्लेटिनम के पास, हाइड्रोजन आसानी से जाकर के इन सभी के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है और आफ्टर एडजॉर्प्शन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा किसके साथ, C2H4 के साथ, और ये भी बना देगा अल्केन, यानी सेकंड 2 कार्बन एटम का अल्केन। तो इसको हम क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। और इतना आसान तरीके से नहीं, यहाँ ज़रूरत पड़ेगा आपको लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड का, या इसी को हम कह सकते हैं 473 केल्विन का। अभी आप पढ़ रहे हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक केमिकल रिएक्शन है, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो होता है आपका, वो सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में होता है वेजिटेबल ऑयल। इसे अब लिक्विड फॉर्म में ये क्यों होता है, क्योंकि ये पॉली अनसेचुरेटेड होता है, यानी बहुत जगह पे अनसेचुरेटेड कहने का मतलब कि डबल बॉन्ड मिलेगा आपको कार्बन कार्बन के बीच में, वेजिटेबल ऑयल्स के बीच में, बिकॉज दे कंटेन्स मेनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के होने के कारण ये इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता है। अब इसे क्या करवाना पड़ेगा, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, निकेल का सरफेस चाहिए एज ए कैटलिस्ट। अब जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा वो सारे डबल बॉन्ड्स इसके हट जाएंगे और उन सभी के जगह पर ये हाइड्रोजन जाकर के क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐड हो जाएगा। तो वेजिटेबल ऑयल जो पहले लिक्विड होता है, हाइड्रोजन इसके साथ यदि ऐड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तब यही बनाता है एडिबल फैट सॉलिड, और ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्या, हाइड्रोजन जो स्पेशली ऐड हुआ किसके साथ, वेजिटेबल ऑयल के साथ, तो इस प्रोसेस को एक स्पेशल तरीके का नाम दिया गया है कि इसे हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज
हाइड्रोजिनेशन भी आप कह सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन इस वजह से आप कह सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद द वेजिटेबल ऑयल डबल बॉन्ड्स, और हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी हम इसे कहेंगे। फिर देखिए और भी क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसके लिए वेजिटेबल ऑयल्स के लिए कि व्हेन दीज ऑयल आर एक्सपोज टू एयर, कौन, वेजिटेबल ऑयल को आप हवा में छोड़ देंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन डबल बॉन्ड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड द ऑयल बिकम्स रैंसिड। देखिए क्यों हाइड्रोजनेशन करना जरूरी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, किसमें, वेजिटेबल ऑयल में। तो इसको जैसे ही वेजिटेबल ऑयल है तो इसको कितना पैक करके रखेंगे, कभी ना कभी तो हवा के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वेजिटेबल ऑयल आया तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, इससे दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। दुर्गंध ऐसा आएगा कि जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसे हम करवा देते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, और जितना डबल बॉन्ड है उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं। अब इसको लंबे टाइम तक हम लोग स्टोर कर करके रख सकते हैं। तो व्हेन दीज ऑयल आर एक्सपोज टू द एयर, कौन, वेजिटेबल ऑयल विदाउट हाइड्रोजनेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन डबल बॉन्ड विल गेट ऑक्सीडाइज, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड द ऑयल बिकम्स रैंसिड, और रैंसिड होने की वजह से ये क्या देगा, इसमें कैसा स्मेल आएगा, फॉल स्मेल आएगा, अनप्लीजेंट स्मेल आएगा, टेस्ट होगा जो कि खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा और दुर्गंध भी आएगा। इसी वजह से वेजिटेबल ऑयल को क्या करवा दिया जाता है, हाइड्रोजिनेशन करवा दिया जाता है। जब हम वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो आफ्टर हाइड्रोजिनेशन ये बना देता है वेजिटेबल फैट बना देता है, और वेजिटेबल फैट को ये सॉलिड फॉर्म में होता है जो आप डाल्डा के फॉर्म में देखते हैं। तो वेजिटेबल जो फैट है इसको आप लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर करके रख सकते हैं। तो ये सब था आपको कौन सा, ये इन सबों को हम लोगों ने पढ़ा किसके, कौन से हेडिंग के अंदर है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन्स में। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग आ जाते हैं इसी में। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का यूज कहाँ कहाँ होता है। हाइड्रोजन जैसा कि आपको पता है कि इसको हम फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं, और हाइड्रोजन में ही हम लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे फिनिश होता चला जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन का गुड सोर्स है वो है हमारे पास H2O, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा कोई टेक्निक ही नहीं है कि H2O को आसान तरीके से इसको हम तोड़ करके इसके हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या कर लें, अलग कर लें। ये लो कॉस्ट पे अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं। यदि ऐसा कर लें तब हम लोग हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन ए फ्यूल सेल्स, और ये कहीं कोई पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता, और इजीली इसको इजी वे में हम हैंडल भी कर सकते हैं, और इस तरीके से हम सोर्स ऑफ एनर्जी को अपने को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हालांकि आप देखिए अभी जो हम हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, तो इन ए लिक्विड फॉर्म में हम रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल इसका कर रहे हैं। रॉकेट फ्यूल में दो चीज़ का मिक्सचर होता है, एक तो लिक्विड हाइड्रोजन होता है और दूसरा लिक्विड ऑक्सीजन होता है। किसी चीज़ को जलने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो ऊपर होता नहीं है, जैसे जैसे हम नीचे से अर्थ से ऊपर चले जाते हैं, रॉकेट का तो काम ही है ऊपर जाना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम ऑक्सीजन भेजते हैं साथ में उसके, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इसके इंजन बंद हो जाएंगे, ये आगे प्रोपेल हो नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा। तो रॉकेट फ्यूल में हम लोग यूज करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन को, और किस चीज़ को यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन फॉर द बर्निंग यूज करते हैं, बर्न करने के लिए। अभी आपने देखा इसका एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेकंड जो हम यूज देख रहे हैं, सेकंड यूज में है इन द फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी। वनस्पति घी यानी ये वनस्पति घी आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। वनस्पति घी हम जब के फॉर्म में यदि हम वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वेजिटेबल ऑयल से अनप्लीजेंट टेस्ट, फॉल स्मेल, गंदा स्मेल ये सब आना शुरू हो जाएगा, और लंबे टाइम तक उसको हम यूज नहीं कर सकते। और इतने बड़े पॉपुलेशन को फूड देना है तो उसको वनस्पति घी में उसको कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाता है। और कहाँ यूज करते हैं, इन एयर सिप ऑफ बलून में एज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं एयर शिप में।
ठीक है। और यहाँ जो होता है हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है 15% हाइड्रोजन और 85% यहाँ क्या होता है, हीलियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे यूजेज पे हम लास्ट यूजेज देख लेते हैं। लास्ट यूजेज है हमारे पास कौन सा, इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, अमोनिया। और अमोनिया जिस मेथड से बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, हेबर प्रोसेस। हाइड्रोजन का और भी यूजेज हमने देखा अल्केन के फॉर्मेशन में, किससे बना रहे थे, अल्काइन से भी बना रहे थे, अल्कीन से भी अल्केन बना ले रहे थे। और अल्केन जब आप बना लेंगे तो उससे अल्कोहल बनाना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज को, हाइड्रोजन के यूजेज को हम लोगों ने यहाँ देखा, समझा अच्छे तरीके से। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में, हाइड्राइड्स के बारे में। यहाँ तक जब आप लगातार देख रहे हैं तो काइंडली हमारे वीडियो को एक बार एक लाइक कर दीजिए, हो सके तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9125 यानी 5 बार 5 एंड 440 पे। ये मेरा पर्सनल नंबर है और मेरा नाम है, फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। आप मुझे कॉल कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन से बनने वाले हाइड्राइड्स के बारे में। तो देखिए हाइड्राइड्स में कौन कौन होगा, तो द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ डिफरेंट एलिमेंट्स, चाहे वो आपके पास हाइड्रोजन के साथ कोई मेटल मिल जाए या हाइड्रोजन के साथ कोई नॉन मेटल मिल जाए, तो जो हाइड्रोजन के साथ जो कुछ भी मिलकर के नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा वो सब का सब कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा हाइड्राइड्स। तो हम कह सकते हैं द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ डिफरेंट एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स में आपको अलग अलग आ सकता है, मेटल भी आ सकता है, नॉन मेटल भी आ सकता है। ठीक है। और दोनों अलग अलग तरीके का बॉन्ड बनाता है, उसके अकॉर्डिंग हम भी देख लेंगे। तो इन सबों को बोलते हैं हम हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स आपको थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो होता है हम उसे कहेंगे आयनिक हाइड्राइड, इसका दूसरा नाम सॉल्ट लाइक और सेलाइन हाइड्राइड्स भी हम कहेंगे। आयनिक कंपाउंड जनरली अल्कली मेटल्स बनाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बनाता है। तो देखिए ये अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ है तो ये आयनिक इन नेचर होगा। ठीक है। तो आयनिक सॉल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड्स इसको हम कहेंगे। ये भी देखिए अल्कली मेटल है, सोडियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड सब अल्कली मेटल्स है। एक्सेप्शन है आपके पास बैरियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो कि अल्केलाइन अर्थ मेटल्स का ही कंपाउंड है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। लेकिन ये कोवैलेंट हाइड्राइड बनाता है, ये आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाता है। इस वजह से ये आपके लिए वीवीआई हो गया और कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा चुका है। बैरियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड अल्केलाइन अर्थ मेटल होते हुए भर में भी ये कभी भी आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसका नेचर वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, जब ऊपर टॉप टू बॉटम हम किसी ग्रुप में जाते हैं हाइड्राइड के केस में तो कोवैलेंट नेचर बढ़ता है, आयनिक नेचर घटते चला जाता है। तो यहाँ कोवैलेंट वेट और ये, लेकिन ये बेरिलियम है और ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम पे ऐसा फुलफिल नहीं हो पाता, इसीलिए ये चला गया है किस चीज़ में, एक्सेप्शन में चला गया है। ठीक है। अब आ जाइए दूसरा जो है मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हैलाइड्स। मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हैलाइड बनाता कौन है, वो बनाता है जर्कोनियम और टाइटेनियम। जर्कोनियम बनाता है और कौन बनाता है, टाइटेनियम बनाता है। टाइटेनियम का हाइड्राइड एंड जर्कोनियम का हाइड्राइड। यहाँ जो x का वैल्यू होगा वो या तो होगा 1.3 से लेकर के 1.75, यानी कभी कभी आप जर्कोनियम H 1.3 लिखा देखिएगा, जर्कोनियम H 1.75 भी लिखा हुआ देखिएगा, तो ये एक्चुअली हाइड्राइड है किस चीज़ का, मेटल का। जर्कोनियम मेटल है, टाइटेनियम हाइड्राइड x के जगह पर हो सकता है 1.8 से लेकर के इसका वैल्यू कितना होगा, 2 के बीच में होगा। और थर्ड है आपके पास कौन सा, थर्ड जो है इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। और कोवैलेंट में आपका CH4 फेमस है कार्बन हाइड्रोजन के साथ, अमोनिया, H2O,
हाइड्रोजन फ्लोराइड, दीज आर द कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स इसे हम कहेंगे। तो टोटल जो हाइड्राइड्स हो गया, यानी हाइड्रोजन किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड बनाता है उसे हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। हाइड्राइड्स कितने तरीके के? 3 तरीके का हो गया, आयनिक हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स एंड कोवैलेंट हाइड्राइड्स। साथ साथ में यहाँ हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा, और आपको इस पॉइंट पे आपको नज़र बना करके रखना है कि जो बैरियम हाइड्राइड है और मैग्नीशियम हाइड्राइड है ये आयनिक नेचर का नहीं है। किस नेचर का है? ये कोवैलेंट नेचर का है। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम बात करते हैं। अब देखिए आयनिक और सॉल्ट लाइक और सेलाइन हाइड्राइड्स कौन कौन बनाता है, कौन कौन नहीं बनाता है, इस पे हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। तो आयनिक या सॉल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड्स, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ? एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक में कौन था? बेरिलियम का हाइड्राइड और मैग्नीशियम का हाइड्राइड, ठीक है, नहीं बनाता है। ये दोनों का दोनों हो गया आपका कौन सा? कोवैलेंट हाइड्राइड, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। देखिए BeH2 एंड MgH2 कोवैलेंट पॉलीमेरिक हाइड्राइड इसको बोलते हैं। बाकी रेस्ट जितना भी हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रोडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, ऑल हाइड्राइड्स आर आयनिक इन नेचर। हाइड्राइड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सभी के सभी बॉन्ड बनाए हुए, किसके साथ कंपाउंड बनाए हुए? हाइड्रोजन के साथ। सबों का जो स्ट्रक्चर होगा वो रॉक सॉल्ट से मिलता जुलता होगा, एक ही तरीके का होगा। तो इन सबों का स्ट्रक्चर हम पूछेगा क्वेश्चन तो किसके तरह होता है? तो रॉक सॉल्ट की तरह होता है। अब देखिए इसके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम देख लेते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स में, आयनिक हाइड्राइड्स में देखिए कि क्या होता है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाइएगा, ऊपर से नीचे जब जाइएगा तो साइज बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ता है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम जाइएगा तो ये साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये जो सिंबल है ये दिखा रहे हैं इंक्रीज करने का। लैटिस एनर्जी इन सबों का क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो जिसके पास एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन लैटिस एनर्जी के केस में स्टेबिलिटी भी इसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका डिक्रीज करेगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज हो गया हाइड्राइड्स का, जैसे लिथियम हाइड्राइड का, सोडियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, ये सब इन सारे हाइड्राइड्स का ये प्रॉपर्टीज हो गया। सोडियम हाइड्राइड जब कभी भी H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए मेटल का हाइड्राइड जब कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? रिलीज करता है। अब आ जाइए कौन सा? मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हैलाइड्स बनाएगा कौन? पीरियोडिक टेबल के कौन से एलिमेंट्स का ग्रुप? तो दे आर द कंपाउंड्स ऑफ D and F ब्लॉक एलिमेंट्स। इन दिस हाइड्रोजन ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट। जो दो एलिमेंट्स के बीच में जो बीच का जो स्पेस आ जाएगा तो इंटरस्टिशियल साइट इसको बोलेंगे। जैसे ये है और ये है और ये है, तो बीच में भी तो थोड़ा सा गैप है। हाइड्रोजन यहाँ यदि चला जाए इस पोजीशन पे तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट प्रेजेंट इन द मेटेलिक लैटिस। मेटेलिक का ये लैटिस है इस तरीके का, और इसके बीच में जो गैप है वहाँ हाइड्रोजन आ गया। तो दे आर द कंपाउंड्स ऑफ D and F block elements. In this, hydrogen occupies interstitial site present in the metallic lattice. These hydrides are non-stoichiometric in nature, क्योंकि ये तो बीच बीच में आ गया ना। स्टोकियोमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाने में तो ये सब बड़े बड़े पार्टिकल्स का हाथ होता है, छोटे छोटे वाले का नहीं होता है। हैविंग वेरिएबल कंपोजिशन, जैसे ZrHx, x का वैल्यू अभी हम बताए थे 1.3 से लेकर के 1.75 होगा। टाइटेनियम HX, x का वैल्यू 1.8 से लेकर के 2 होता है। रिमेंबर करिएगा, यही बार बार आएगा। आप देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर सिमिलर टू पेरेंट मेटल्स, यानी टाइटेनियम से ही मिलता जुलता रहेगा, हाइड्रोजन का कोई भी साथ ही नहीं रहेगा TiHX में। सो दे आर आल्सो नोन एज मेटेलिक हाइड्राइड। क्लियर? तो मेटल्स ऑफ ग्रुप कौन कौन सा? 7 ग्रुप का, 8 ग्रुप का, 9 ग्रुप का, पीरियोडिक टेबल का do not form any hydride. So this particular part of periodic table is known as hydride gap, और ये हो गया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा हाइड्राइड गैप बनाएगा? 7, 8, 9। 7, 8, 9 जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, ये कभी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, और नहीं करेगा तो हाइड्राइड नहीं बनेगा।
और हाइड्राइड नहीं बनेगा तो इसको कहा जाता है हाइड्राइड गैप कहा जाता है। क्लियर है। अब एक लास्ट जो हमारे पास है वो है कौन सा, कोवैलेंट हाइड्राइड। सबसे पहला था मेटेलिक, इंटरस्टिशियल, और अब आ जाइए कौन सा, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के बारे में अब हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। कोवैलेंट वाले का दूसरा नाम है कौन सा, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक जैसे देखिए कार्बन पी ब्लॉक का है, नाइट्रोजन पी ब्लॉक का है, सॉरी ऑक्सीजन पी ब्लॉक का है, फ्लोरीन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। ठीक है, तो पी ब्लॉक के साथ हाइड्रोजन बनाया है तो हाइड्राइड्स होगा, नाइट्रोजन का हाइड्राइड्स है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, फ्लोरीन का है। ये सब का सब जितना है इन सबों का नेचर कोवैलेंट नेचर का होगा, इस वजह से इसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, हेंस नोन एज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। और नन को, और जितने भी कोवैलेंट हो ही गया तो इलेक्ट्रिसिटी इससे कोई कंडक्ट करने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लें, एक समरी टाइप का देख लें हाइड्राइड्स के बारे में, कोवैलेंट के बारे में। तो कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी 3 टाइप्स का होता है। एक हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, जैसे ये सबों का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, इन सबों का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। कैसे नहीं, जैसे BH3 है तो देखिए 3 तरफ से तो हम देख लिए, तो एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो 2, 2, 4 और 2, 6, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, होना कितना चाहिए था 8, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कमी फील कर रहा है। तो ये जितने भी BH3 यानी बोरन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये जो ग्रुप 3A का जितना भी एलिमेंट्स है, सब जो भी हाइड्राइड बनाएगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर होगा, इसका ऑक्टेट कभी पूरा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड मतलब जितना तो इलेक्ट्रॉन कम है ना तो ज़्यादा, जैसे CH4 देखिए कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो ही करता है, चारों तरफ से ये बॉन्डेड है, तो जितना चाहिए उतना है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम यानी ग्रुप 14 वाला, हाइड्राइड सब ग्रुप 13 वाला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ग्रुप 14 का जितना भी हाइड्राइड होगा इसके एलिमेंट्स का वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी नहीं, ना तो ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाता है ग्रुप 5 का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब। तो NH3 देखिए लोन पेयर आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन में लोन पेयर आपको दिख रहा है, फ्लोरीन में देखिए 3 पेयर ऑफ लोन पेयर आपको दिख रहा है। तो इन सबों के पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, काफ़ी अधिक, तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आपको 3 टाइप्स का होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होता है, तो इन दीज हाइड्राइड सेंट्रल एलिमेंट डज नॉट हैव द कंप्लीट ऑक्टेट, जैसे कि हम अभी आपको बता रहे थे। ये देखिए सेंट्रल एटम है कौन सा, बोरोन, इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो है ही नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सेंट्रल एलिमेंट्स जैसे CH4, तो CH4 का ऑक्टेट पूरा होगा। आप देखिए एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 2, 4 और 2, 6 एंड 2, 8 हैज इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास होगा, जैसे ये अमोनिया देख लीजिए ऐसे, और देखिए नाइट्रोजन पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी हम लोगों ने देखा किस चीज़ के बारे में, हाइड्राइड्स पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी फिनिश कर लिया है। अब हम लोग हाइड्रोजन्स के कंपाउंड्स के बारे में बारी बारी से, वाटर के बारे में, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इतना के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।